नमस्कार, आप सभी ने अध्याय 3 में भाग 4 तक पढ़ लिया। भाग 4 में आपने मादा जनन तंत्र के विभिन्न अंगों के बारे में जाना कि कौन कौन से अंग मादा जनन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आपने अंडाशय के बारे में संपूर्ण जानकारी पढ़ ली थी कि अंडाशय की संरचना कैसी होती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, कैसे उनमें किस संरचना के द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। मैंने बताया था कि मादा जनन तंत्र में लगभग 8 अंग आते हैं। कौन कौन से? अंडाशय, एक जोड़ी डिंब वाहिनी जिसे हम अंडवाहिनी या फाइलोपियन नलिका भी कहते हैं, एक गर्भाशय गिरिवा, योनि, बाह्य जननेंद्रियाँ, स्तन ग्रंथियाँ और बार्थोलिन ग्रंथियाँ। इतने अंग आते हैं जो मादा जनन तंत्र के कहलाते हैं। इसमें आपको अंडाशय के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी गई थी। अब आता है दूसरा अंग, अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी या फाइलोपियन नलिका। आइए देखते हैं क्या होता है अंडवाहिनी, कैसी संरचना होती है और क्या कार्य होता है। अंडवाहिनी या जिसे हम डिंब वाहिनी कहते हैं या हम इसे फाइलोपियन नलिका भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहा जाता है ओविडक्ट और फाइलोपियन ट्यूब। ठीक, तो अंडवाहिनी एक नली है। यह है अंडाशय, यह है गर्भाशय। तो अंडाशय और गर्भाशय को जोड़ने वाली जो नली है, यही नली कहलाती है अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी या फाइलोपियन नलिका। डिंब वाहिनी क्या है? एक ऐसी नली जो अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है। इसकी लंबाई कुल 10 से 15 सेंटीमीटर होता है। 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक जो नली आपको दिख रही है, यही नली क्या कहलाती है? अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी या फाइलोपियन नलिका। नाम याद करते चलेंगे। तो अंडवाहिनी क्या है? एक नली जो अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 10 से 15 सेंटीमीटर। इसके अंदर की बात करें तो अंदर का जो अस्तर होता है वो पश्चाभिकीय उपकला द्वारा आस्तरित होता है, यानी सिलिएटेड एपिथेलियम से बना होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हर जगह पूछा गया है कि हमारे शरीर में वे गुहा, वे नली बताइए जो पश्चाभिकीय उपकला द्वारा आस्तरित होती हैं। तो एक तो श्वास नली में भी पश्चाभिकाएं यानी सीलिया पाई जाती हैं, जो बाहर से आए हुए जो भी वायु से हम जो भी चीज़ें लेते हैं, अगर उसमें डस्ट वगैरह होती हैं तो वो सीलिया उस डस्ट को रोकती हैं ताकि वो फेफड़े के अंदर ना जाए। सेम इसी तरीके से इनकी जो नली होती है वो भी पश्चाभिकीय उपकला से आस्तरित होती है, यानी सिलिएटेड होती है। देखिए क्या होता है ये सीलिया। ये एक नली है ना, इसी इतने भाग को हम मान लो आपको काट कर दिखाएं तो अगर आप देखेंगे इसके अंदर तो रोआ होता है, इसमें बहुत महीन महीन इस तरह से रोआ। इसी रोए को कहते हैं पश्चाभिका या सीलिया। बहुत छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम सीलिया या पश्चाभिका कहते हैं। तो ऐसी उपकला जो सीलिया द्वारा आस्तरित होती है उसे हम क्या कहते हैं? पश्चाभिकीय उपकला। तो इनकी पूरी नली यहाँ से लेकर यहाँ तक की नली पश्चाभिकीय उपकला द्वारा आस्तरित होती है, यानी इनकी अंदर की देह गुहा में जो अस्तर है, आंतरिक अस्तर, वो पश्चाभिकीय होता है, यानी इनमें क्या पाया जाता है? सीलिया। और वो क्या कार्य करता है सीलिया? तो जब मैंने बताया था कि अंडाशय में प्रत्येक 28 दिन पर एक अंडाशयी पुटिका परिपक्व होती है और उससे निर्मित होता है, उसके अंदर निर्मित होता है अंडाणु, और वो अंडाणु ग्राफियन फॉलिकल के अंदर होता है और ग्राफियन फॉलिकल कुछ समय पश्चात अंडाशय की सतह पर आके फट जाती है और जो इसके अंदर अंडाणु होता है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, अंडाणु क्या होता है? बाहर आ जाता है। तो ये अंडाणु सबसे पहले कौन पकड़ता है? यही पकड़ती हैं। और ये अंडाणु
पश्माभिका के माध्यम से, यानी जो सीलिया है ना, यहाँ पर भी जो बनाए थे ये सीलिया की गति के द्वारा ये अंडाणु सीलिया की बहाव के कारण आगे बढ़ती हैं अंडाणु। ध्यान से समझिएगा, अंडाणु कहाँ पर पहुँचती हैं? इन स्थान पर पहुँचती हैं। लेकिन अंडाणु के पास कोई पैर नहीं है, कोई पूंछ नहीं है कि किसी से तरीके से वो तैर के चले जाए। यानी क्या होती हैं? अंडाणु जो होती हैं वो अचल होती हैं, नॉन मोटाइल। याद करेंगे, शुक्राणु तो चल सकते हैं क्योंकि उनके पास पूंछ होता है और वो चल के तैरते हुए यहाँ से यहाँ तक बढ़ते हैं, लेकिन अंडाणु चल सकने में सक्षम नहीं होते हैं। उनके पास कोई सीलिया नहीं है, कोई पूंछ नहीं है, कोई पैर नहीं है, कोई हाथ नहीं है। तो अंडाणु पूछा गया है नीट में, अंडाणु आखिर कैसे इस जगह पर पहुँचता है? तो अंडाणु इन फैलोपियन नलिका में पाई जाने वाली पश्माभिका, ये जो रोएं देख रहे हैं पश्माभिका, इन पश्माभिका के बहाव के कारण, लगातार बहाव के कारण ये अंडाणु आगे की तरफ ढकेले जाते हैं और फिर यहाँ पर पहुँचते हैं, निषेचन होता है और फिर यहाँ से ढकेले जाते हैं और गर्भाशय में पहुँचा दिए जाते हैं। समझ में आया? अब ये तो 3D एनिमेशन में आपको दिखाना पड़ेगा कि किस प्रकार से पश्माभिका अंडाणु को ढकेलती है। फिलहाल आप इतना याद करेंगे, समझेंगे कि होता क्या है कि ये जो रोएं हैं ना बहुत हल्के होते हैं और ये हमेशा इस तरह से लहराते रहते हैं। तो मान लो यहाँ पर एक अंडाणु आया तो उसको लहराते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं? अंडाणु को आगे भेजते हैं। एक सीलिया आगे भेजी तो दूसरा सीलिया फिर उस अंडाणु को आगे भेजेगा। इस तरह से एक सीलिया दूसरे सीलिया तीसरे सीलिया आगे अंडाणु को भेजती रहती हैं और ये अंडाणु आगे गति करता है। ठीक है, इस प्रकार से अंडाणु अंडाशय से निकलकर गर्भाशय तक पहुंचता है। समझ में आया कि अंडवाहिनी क्या है? एक नली है जो गर्भाशय को अंडाशय से जोड़ती है और ये लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसकी जो आंतरिक स्तर है वो पश्माभिकीय उपकला द्वारा आस्तरित होती है, यानी इसमें सीलिया पाया जाता है। ये पश्माभिका अंडाणु को अंडाशय से निकाल कर गर्भाशय तक धकेलती है। ठीक, अब हम देखेंगे अंडवाहिनी के कितने भाग होते हैं। अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं। एक होता है कीपक, इसे इंग्लिश में कहते हैं इनफंडिबुलम। दूसरा होता है तुम्बिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एम्पुला। और तीसरा होता है संकीर्ण पथ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इस्थमस। तो कीपक क्या है? तो कीपक अंडवाहिनी का अग्रभाग है। ये भाग कहलाता है कीपक, जो एकदम अंडाशय के करीब होता है। अंडाशय के एकदम करीब वाला भाग क्या कहलाता है? कीपक। और कीपक के आगे वाला भाग क्या कहलाता है? तुम्बिका, मतलब यहाँ से लेकर लगभग यहाँ तक का भाग। और ये भाग कहलाता है संकीर्ण पथ, यानी इस्थमस। ठीक है, एक ही नली है, उसको आगे चलकर अलग अलग नाम दे दिया गया है। याद करिए, अब नाम क्यों दिया गया अभी बताते हैं। याद करिए कि अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं। एक कीपक जो अंडाशय के पास स्थित होता है, यानी कह सकते हैं कि अंडाशय के पास, अंडाशय के निकट स्थित फैलोपियन नलिका का भाग कीपक कहलाता है। कीपक के पीछे का भाग तुम्बिका कहलाता है। तुम्बिका के पीछे का भाग संकीर्ण पथ या इस्थमस कहलाता है। अब यहाँ पर कीपक को देखें तो कीपक के अग्रभाग पर एक उंगली समान संरचनाएं होती हैं। उंगली समान संरचनाएं यानी प्रक्षेप होती हैं। इन्हें झालर कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? झालर, यानी फिम्बरी। याद करिए कि कीपक के अग्रभाग पर अंगुली सदृश प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शंस होते हैं। इन्हें झालर या फिम्बरी कहते हैं। अंडाशय से निकले अंडाणु, यानी अंडोत्सर्ग जब होता है ओव्यूलेशन, तो उसमें अंडाशय से अंडाणु निकलता है, यानी अंडोत्सर्ग के पश्चात निकले हुए अंडाणु को यही झालर पकड़ता है और उसको कहाँ भेजता है? गर्भाशय में। सबसे पहले तो ये अंडाणु आता है इनके बीच, तुम्बिका और संकीर्ण पथ के बीचों बीच। तुम्बिका और संकीर्ण पथ के बीचों बीच का भाग क्या कहलाएगा? तुम्बिका संकीर्ण पथ जंक्शन, यानी इसे हम कहेंगे
एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। तो अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाशय से निकला अंडाणु झालर द्वारा सर्वप्रथम पकड़ा जाता है और फैलोपियन नलिका की आंतरिक गुहा में उपस्थित पश्चमाभिका द्वारा ये तुम्बिका संकीर्ण पथ तक ढकेला जाता है। यहाँ पर यह अंडाणु पहुँच गया। अब जो शुक्राणु आता है वो अंडाणु से यहीं पर मिलता है। शुक्राणु भी तैर कर आते हैं, ठीक है। जो शुक्राणु हैं वो क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, मिलियन में, और ये तैर कर आते हैं इस जगह पर, अंडाणु से फ्यूज करते हैं और निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन नलिका के किस भाग में होती है या मादा जनन तंत्र के किस भाग में होती है, तो आप क्या कहेंगे कि निषेचन की प्रक्रिया तुम्बिका संकीर्ण पथ जंक्शन पर होती है, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर। बस ये था अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी या फैलोपियन नलिका के बारे में। तो आप हेडिंग डालेंगे अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी या फैलोपियन नलिका, और इसमें लिखेंगे कि अंडवाहिनी लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी नली होती हैं जो प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती हैं। अंडवाहिनी की गुहा, आगे लिखेंगे अंडवाहिनी की गुहा पश्चमाभिकीय उपकला यानी सीलिएटेड एपिथेलियम द्वारा आस्तरित होती है। फिर आगे लिखेंगे जो अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाती है। इसमें उपस्थित पश्चमाभिका अंडे को अंडाशय से गर्भाशय की ओर धकेलती हैं, या ऐसे लिखेंगे कि इसमें उपस्थित पश्चमाभिका अंडे को गर्भाशय की ओर धकेलती हैं। फिर आगे लिखेंगे इसके निम्न 3 भाग होते हैं। पहला आप हेडिंग डालेंगे कीपक यानी इनफंडिबुलम, और इसमें लिखेंगे कि अंडाशय नहीं, ऐसे लिखेंगे, हाँ, अंडाशय के निकट स्थित अंडवाहिनी का भाग कीप के आकार का होता है, जिसे कीपक या इनफंडिबुलम कहते हैं। कीपक के किनारे अंगुली सदृश प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शंस होते हैं, जिन्हें झालर या फिम्बरी कहते हैं। आगे लिखेंगे अंडोत्सर्ग के पश्चात निकलने वाले अंडाणु को फैलोपियन नलिका में पहुंचाने में झालर सहायक होते हैं। दूसरा आप हेडिंग डालेंगे एम्पुला, और इसमें लिखेंगे कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में खुलता है, जिसे तुम्बिका यानी एम्पुला कहते हैं। फिर तीसरा आप हेडिंग डालेंगे संकीर्ण पथ यानी इस्थमस, और इसमें आप लिखेंगे अंडाशय का अंतिम भाग जो गर्भाशय को जोड़ती है, अंडवाहिनी का अंतिम भाग जो इसे गर्भाशय से जोड़ती है संकीर्ण पथ कहलाती है। फिर आगे लिखेंगे तुम्बिका और संकीर्ण पथ के मध्य का भाग तुम्बिका संकीर्ण पथ जंक्शन यानी एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन कहलाता है। आगे लिखेंगे कि अंडाणु और शुक्राणु का संलयन अर्थात निषेचन तुम्बिका संकीर्ण पथ जंक्शन पर ही होता है। अब आप अंडवाहिनी का कार्य लिख सकते हैं, तो अगली लाइन से लिख लीजिए अंडवाहिनी का कार्य अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाना है, बस। अब नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे गर्भाशय, ये हो गया दूसरा। तीसरा हेडिंग डालेंगे गर्भाशय, या इसे बच्चादानी भी कहते हैं, गर्भाशय या बच्चादानी। इसे इंग्लिश में यूटेरस और वोम्ब भी कहते हैं। गर्भाशय के बारे में, गर्भाशय केवल एक होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की संपूर्ण संरचना क्या कहलाती है, गर्भाशय। गर्भाशय केवल एक होता है और इसकी जो संरचना होती है वो उल्टी रखी हुई नाशपाती जैसी होती है, उल्टी रखी हुई नाशपाती के आकार की होती है। गर्भाशय श्रोणि भित्ति से, जैसे अंडाशय श्रोणि भित्ति से किसके द्वारा जुड़ा होता है, लिगामेंट द्वारा, वैसे वो भी गर्भाशय भी श्रोणि भित्ति से स्नायु यानी लिगामेंट्स द्वारा जुड़ा होता है। अंडाशय की भित्ति की बात करें तो
तो अंडाशय की भित्ति 3 ऊतक से बनी परतों वाली होती है। सबसे बाहर का जो स्तर होता है इसे हम परिगर्भाशय कहते हैं। परिगर्भाशय यानी पेरीमेट्रियम, इसके बारे में पहले भी बताया गया है कि गर्भाशय के 3 स्तर होते हैं। सबसे बाहरी परिगर्भाशय या पेरीमेट्रियम, मध्य वाली गर्भाशय पेशी स्तर कहलाता है, यानी मायोमेट्रियम, और सबसे आंतरिक स्तर जो होता है वो है गर्भाशय अंतः स्तर यानी एंडोमेट्रियम। याद करिए गर्भाशय के 3 स्तर के नाम। गर्भाशय का सबसे बाहरी स्तर परिगर्भाशय, दूसरा गर्भाशय पेशी स्तर और तीसरा गर्भाशय अंतः स्तर। ये काट के दिखाया गया है, ये इतना काट कर आपको अंदर की संरचना दिखाई हुई है। अंदर आपको इस तरह से लाल लाल सब दिखाई देगा। तो गर्भाशय के 3 स्तर होते हैं, सबसे बाहरी परिगर्भाशय और मध्य का गर्भाशय पेशी स्तर और अंदर का गर्भाशय अंतः स्तर। अब इनके बारे में भी कुछ खास बात है, जैसे परिगर्भाशय जो होता है वो झिल्लीमय स्तर होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है ऐसे भी कि मेम्ब्रेनस लेयर कौन सा है, तो झिल्लीमय स्तर होता है परिगर्भाशय यानी मेम्ब्रेनस लेयर। गर्भाशय पेशी स्तर जो है वो मोटी चिकनी पेशी से बना होता है, चिकनी पेशी स्तर होता है। और गर्भाशय अंतः स्तर ग्रंथिल होता है। मासिक चक्र के दौरान गर्भाशय अंतः स्तर में, मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान गर्भाशय अंतः स्तर में बहुत सारे चक्रीय परिवर्तन होते हैं। अगर अंडाणु का शुक्राणु के साथ संलयन हो जाता है तब हार्मोन लेवल कुछ और होता है और तब गर्भाशय अंतः स्तर बहुत अच्छी तरीके से वेल डेवलप्ड हो जाती हैं, जिससे कि जो भ्रूण आएगा वो इससे चिपक सके। भ्रूण किससे चिपकता है? अंतः स्तर से, एंडोमेट्रियम से। लेकिन अगर यहाँ पर शुक्राणु नहीं आता है, मासिक चक्र के दौरान अंडाणु बिना निषेचन के रह जाता है, तो ये अंडाणु आगे आता है। साथ ही हार्मोन का लेवल कुछ और होता है, आगे बताया जाएगा आपको। तब वहाँ पर हार्मोनल चेंजेस होते हैं और ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग सुदृढ़ होने के बजाय नष्ट होने लगती हैं, नष्ट होकर ब्लड बना लेती हैं और ब्लड बनकर ये रास्ते से निकल आती हैं, अंडाणु को लेकर रास्ते से निकल आती हैं। समझ में आया? तो उसे हम ऋतुस्राव कहते हैं। तो अंतः स्तर ही होता है, मासिक चक्र के दौरान ब्लड के रूप में बाहर आता है। अगर शुक्राणु का अंडाणु के साथ संलयन नहीं होता है तब, और अगर संलयन होता है तब अंतः स्तर बाहर नहीं आएगा नष्ट होकर, वो और सुदृढ़ हो जाएगा, जिससे कि उस पर भ्रूण आकर चिपक सके। अब उसके आगे का जो भाग है, नहीं हाँ आगे ये बताते हैं आपको, गर्भाशय पेशी स्तर। इसे पेशी स्तर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चिकनी पेशी से बना होता है, चिकनी पेशियों से, स्मूथ मसल से बना होता है और इसका बहुत बड़ा रोल है। चिकनी पेशी का बहुत बड़ा रोल है प्रसव यानी पार्चुरेशन के टाइम में। जब शिशु का जन्म होता है, जब वो गर्भाशय से बाहर आता है, तो उस दौरान गर्भाशय पेशी स्तर में बहुत तेज संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है और ये फैल जाती है, फैलने में मदद करती है, जिससे शिशु बाहर आता है। ये हो गया गर्भाशय के बारे में इतनी पॉइंट। आप हेडिंग डालेंगे गर्भाशय और लिखेंगे कि गर्भाशय या बच्चादानी, लिखेंगे गर्भाशय एक होता है और इसका आकार उल्टी रखी गई नाशपाती जैसा होता है। फिर आगे लिखेंगे कि गर्भाशय श्रोणि भित्ति से स्नायुओं यानी लिगामेंट्स द्वारा जुड़ा होता है। फिर आगे लिखेंगे कि यह ऊतकों की इसकी भित्ति ऊतकों की 3 परतों वाली होती है। गर्भाशय की भित्ति ऊतकों की 3 परतों वाली होती हैं। सबसे बाहरी स्तर झिल्लीमय स्तर परिगर्भाशय यानी पेरीमेट्रियम होता है, कॉमा मध्य में मोटी चिकनी पेशीय स्तर गर्भाशयी पेशीय स्तर यानी मायोमेट्रियम होता है और आंतरिक ग्रंथिल स्तर गर्भाशयी अंतः स्तर यानी एंडोमेट्रियम होता है। फिर आगे लिखेंगे
कि मासिक चक्र के दौरान गर्भाशयी अंतः स्तर में अनेक चक्रीय परिवर्तन होते हैं। फिर आगे लिखेंगे कि गर्भाशय पेशी स्तर मायोमेट्रियम, प्रसव के समय इसमें बहुत तेज संकुचन होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अंडाशय के कार्य, तो लिखेंगे निषेचित अंड गर्भाशय के अंतः स्तर पर ही रोपित होती हैं और वहाँ भ्रूण का विकास करती हैं। फिर आता है नेक्स्ट आपका हेडिंग चौथा, गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स। किस रीजन को कहते हैं? इतने रीजन को कहते हैं सर्विक्स। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का रीजन सर्विक्स कहलाता है। ये रीजन गर्भाशय। तो गर्भाशय ग्रीवा क्या है? तो यह भी एक नली है। गर्भाशय ग्रीवा भी एक नली है जो गर्भाशय को योनि से जोड़ती है। यानी गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलती है। इसी ग्रीवा को गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। इसकी गुहा को, गर्भाशय ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल कहते हैं। ग्रीवा नाल यानी सर्वाइकल कैनाल, याद करिए। योनि गर्भाशय ग्रीवा के गुहा को ग्रीवा नाल यानी सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। योनि और ग्रीवा नाल, याद रखेंगे, योनि और ग्रीवा नाल मिलकर जन्म नाल यानी बर्थ कैनाल का निर्माण करती हैं। बर्थ कैनाल, ठीक, याद करिए कि ग्रीवा नाल जन्म नाल के साथ मिलकर, ग्रीवा नाल योनि के साथ मिलकर जन्म नाल या बर्थ कैनाल बनाता है। ये क्या है? ये योनि है, वेजाइना। बस आप इतना पॉइंट लिखेंगे गर्भाशय ग्रीवा के बारे में कि गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलती है, इसे गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल या सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। ग्रीवा नाल व योनि मिलकर जन्म नाल यानी बर्थ कैनाल बनाती हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग आता है योनि यानी वेजाइना। वेजाइना क्या है? ये भी एक पेशीय नाल है जो मादा में क्या है? मैथुनांग का कार्य करता है। जैसे नर में शिश्न मैथुनांग का कार्य करता है, उसी तरीके से यहाँ पर कॉपुलेटरी ऑर्गन के रूप में पाया जाता है योनि। योनि मैथुनांग के रूप में भी कार्य करता है, रजस्राव के नाल के रूप में कार्य करता है और साथ ही जन्म नाल के रूप में भी कार्य करता है। योनि के छिद्र पर एक पतली झिल्ली का आवरण होता है। योनि के छिद्र पर एक पतली झिल्ली का आवरण होता है जिसे योनिच्छद या हाइमेन कहते हैं। ठीक है, ये है हाइमेन। प्रथम मैथुन यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स, फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये हाइमेन फट जाता है। प्राकृतिक मादाओं यानी वर्जिन फीमेल्स में ये बना रहता है और उनमें जब फर्स्ट टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स जब होता है तो ये हाइमेन फट जाता है। लेकिन हाइमेन के फटने के और भी रीजंस होते हैं, जैसे तेज़ धक्का लगना या तेज़ दौड़ते समय या साइकिल चलाते समय या घोड़े पर चढ़ते समय, बहुत से ऐसे रीजंस होती हैं जिनमें लड़कियों में ये हाइमेन फट जाता है। तो हाइमेन का प्रेजेंट होना या ना होना उनकी वर्जिनिटी को इंडिकेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी स्त्री के कौमार्य यानी वर्जिन होने में हाइमेन की उपस्थिति और अनुपस्थिति को नहीं माना जाना चाहिए। यहाँ पर हम चाहिए शब्द का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं बना है, तो ऐसे बहुत सी भ्रामक परिस्थितियाँ चलती हैं। लेकिन फिर भी ये जानना ज़रूरी है कि हाइमेन का स्त्रियों में होना या ना होना उनकी
वर्जिनिटी को इंडिकेट नहीं करता, क्योंकि इसके फटने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। सिर्फ यही रीज़न नहीं होता है कि ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स ये फटता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनमें ये फट सकता है। तो बस आप हेडिंग डालेंगे योनि यानी वेजाइना, और इसमें लिखेंगे कि योनि मादा में मैथुनांग कॉमा रजस्राव कॉमा जन्म नाल के रूप में एक पेशीय संयोजी रचना होती है जिसे योनि कहते हैं। आगे लिखेंगे कि प्राकृत मादा या वर्जिन फीमेल में योनि के छिद्र पर एक पतली झिल्ली का आवरण होता है जिसे योनिच्छद या हाइमेन कहते हैं। आगे लिखेंगे प्रथम मैथुन के समय योनिच्छद फट जाता है, लेकिन योनिच्छद के फटने के और भी कारण होते हैं, जैसे तेज़ धक्का लगना, साइकिल चलाना, घुड़सवारी या अन्य सक्रिय खेलकूद के दौरान भी योनिच्छद फट सकता है। अतः योनिच्छद का होना या ना होना स्त्री के कौमार्य यानी वर्जिनिटी या यौन अनुभव का वास्तविक सूचक नहीं माना जाना चाहिए। बस अब इसके बाद आता है नेक्स्ट बाह्य जननेंद्रियां यानी एक्सटर्नल जेनिटेलिया। छठवां है बाह्य जननेंद्रिय एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसके फिगर को आप अपने बुक से ही पढ़ेंगे, समझेंगे। मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से अंग आते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया में। तो इसमें आता है जघन सैल यानी मॉन्स प्यूबिस, दूसरा वृहद भगोष्ठ यानी लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा, तीसरा लघु भगोष्ठ यानी लेबिया माइनोरा, नेक्स्ट योनिच्छद भी इसी के अंतर्गत आता है। योनिच्छद अभी जो बताए हैं हाइमेन, लास्ट भग सेफ यानी क्लाइटोरिस। बस इतने अंग आते हैं वृहद जनन बाह्य जननेंद्रियों के अंतर्गत। जगन सेल यानी मॉन्स प्यूबिस जिन पर हेयर्स पाए जाते हैं यानी प्यूबिक हेयर्स जिसे कहते हैं। वृहद भगोष्ठ यानी लेबिया मेजोरा जिसे आउटर लिप बोलते हैं, और लघु भगोष्ठ यानी लेबिया मिनोरा जिसे हम इनर लिप बोलते हैं। योनिच्छद यानी हाइमेन, और एक क्लाइटोरिस यानी भगसेफ पाया जाता है। बस ये था बाह्य जननेंद्रियों के बारे में। आप इसके बारे में नोट करेंगे, लिखेंगे कि बाह्य जननेंद्रियों के अंतर्गत जघन सेल कॉमा वृहद भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ, योनिच्छद और भगसेफ आते हैं। आगे लिखेंगे कि जघन सेल वसा में ऊतकों से बनी गद्दी सी होती है जो त्वचा और जघन बालों से ढकी होती है। फिर आगे लिखेंगे वृहद भगोष्ठ ऊतकों का मांसल वलन यानी फोल्ड होता है जो जघन सेल से नीचे तक फैला होता है, और वृहद भगोष्ठ योनि द्वार को चारों तरफ से घेरे होता है। फिर आगे लिखेंगे लघु भगोष्ठ भी एक जोड़ी ऊतकों का वलन होता है जो वृहद भगोष्ठ के नीचे स्थित होता है। आगे लिखेंगे कि भगसेफ यानी क्लाइटोरिस एक छोटी उंगली जैसी संरचना होती है जो मूत्र द्वार के ऊपर स्थित होती है। बस अब इसके बाद आता है नेक्स्ट सातवां स्तन ग्रंथियां। यानी
मैमरी ग्लैंड्स। स्तन ग्रंथियाँ स्त्रियों के वक्ष स्थल पर एक जोड़ी पाई जाती हैं। प्रत्येक स्तन ग्रंथियाँ लगभग 15 से 20 स्तन पालियों में विभक्त होती हैं, जिनके बीच में वसा ऊतक जमे होते हैं, यानी मेमोरी लोब्स। मेमोरी मत लिख दीजिएगा, मेमोरी है, मेमोरी लोब्स में विभक्त होता है स्तन पालियों में। प्रत्येक स्तन 15 से 20 स्तन पालियों यानी मेमोरी लोब्स में विभक्त होता है। प्रत्येक स्तन पाली में अनेक दुग्ध स्रावी ग्रंथियां होती हैं, जिन्हें हम लैक्टिफेरस ग्लैंड कहते हैं। लैक्टिफेरस ग्लैंड या इन्हें हम कूपिका कहते हैं। एल्वियोलाई। स्तन ग्रंथियों में 15 से 20 एक जोड़ी स्तन पाई जाती हैं और प्रत्येक स्तन में 15 से 20 स्तन पालियाँ यानी मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं। प्रत्येक स्तन पाली में अनेक दुग्धस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, जिन्हें हम कूपिका या एल्वियोलाई कहते हैं। ये अंगूर के गुच्छे समान लगी होती हैं और प्रत्येक कूपिका नहीं कह सकते हैं कि जितने भी विभिन्न कूपिकाएँ हैं उनसे लगभग 15 से 20 दुग्धस्रावी वाहिनियाँ या जिसे हम लैक्टिफेरस डक्ट कहते हैं निकलती हैं। और ये 15 से 20 दुग्धस्रावी ग्रंथियाँ एक छिद्र के माध्यम से बाहर दूध का स्राव करती हैं। लेकिन याद रखेंगे, स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव केवल और केवल प्रसव के बाद यानी शिशु जन्म के बाद ही होता है। स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव केवल कब होता है? प्रसव के पश्चात, यानी जब शिशु का जन्म हो जाता है उसके बाद ही दूध का स्राव होता है। ऐसा क्या होता है कि इन स्तन ग्रंथियों को पता चल जाता है कि अब दूध का स्राव करना है? तो मैं बता दूं कि हर कोई जो भी हमारे शरीर में क्रियाएं होती हैं वो हार्मोन के कंट्रोल में होती हैं। तो इनको एक्टिव करने के लिए प्रसव के बाद यानी शिशु के जन्म के पश्चात हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो इन स्तन ग्रंथियों को एक्टिवेट करते हैं। प्रसव के बाद अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित एक हार्मोन जिसका नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन इन कूपिकाओं को उत्तेजित करता है जिससे ये दूध का स्राव करें। कौन स्रावित करता है? प्रोलैक्टिन कौन स्रावित करता है? याद करिए, प्रोलैक्टिन स्रावित करता है अग्रपीयूष ग्रंथि। और एक और हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन यानी ये स्रावित होता है पश्च पीयूष ग्रंथि से। ये भी ध्यान रखेंगे, ये किससे स्रावित होता है? पश्च पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं ना, अग्रभाग और पश्च भाग। तो प्रोलैक्टिन स्रावित होता है अग्रभाग से, ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है पश्च भाग से। इनके भी अलग अलग कार्य हैं। जैसे प्रोलैक्टिन क्या करता है? स्तन ग्रंथियों की कूपिकाओं को एक्टिवेट करता है कि वे दूध का स्राव करें। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है? देखिए, जो दूध का स्राव होता है वो इन दुग्धस्रावी वाहिनियों यानी लैक्टिफेरस डक्ट में इकट्ठा होता है, उसमें संग्रह होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुग्ध का संग्रह करने वाली वाहिनियाँ तो दुग्धस्रावी वाहिनियाँ ही होती हैं। और ये दुग्धस्रावी वाहिनियाँ कुछ समय तक दूध का संग्रह करती हैं। और जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है तो ये क्या करता है? ये इन दुग्धस्रावी वाहिनियों को एक्टिवेट करता है कि ये दूध को बाहर निकालें। समझ में आया? बस इतनी बातें स्तन ग्रंथियों के बारे में। तो आप नोट करेंगे कि स्त्रियों के वक्ष स्थल पर एक जोड़ी स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। प्रत्येक स्तन ग्रंथियाँ 15 से 20 स्तन पालियों यानी मेमोरी लोब्स में विभक्त होती हैं। प्रत्येक स्तन पालियों में अंगूर के गुच्छे के समान अनेक दुग्धस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिन्हें कूपिका या एल्वियोलाई कहते हैं।
विभिन्न कूपिकाओं से 15 से 20 दुग्धस्रावी वाहिनियाँ यानी लैक्टिफेरस डक्ट निकलती हैं। दुग्धस्रावी ग्रंथि दुग्ध का संग्रह करती हैं तथा इन्हें आगे एक छिद्र के माध्यम से बाहर निकालती हैं। फिर आगे लिखेंगे कि दुग्ध का स्राव केवल प्रसव के पश्चात ही होता है और उस दौरान अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन प्रोलैक्टिन दुग्ध कूपिकाओं या दुग्धस्रावी ग्रंथियों को उत्तेजित करता है, जिससे कूपिका या एल्वियोलाई दुग्ध स्राव करता है। आगे लिखेंगे कि पश्च पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित एक अन्य हार्मोन ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है, जो दुग्ध स्रावी वाहिनियों को उत्तेजित करता है, जिससे दुग्ध को ये स्तन से बाहर निकालें। बस ये हो गया स्तन ग्रंथियाँ। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है बार्थोलिन ग्रंथियाँ। मादा जनन तंत्र में आखिरी अंग बार्थोलिन ग्रंथियाँ। आठवां बार्थोलिन ग्रंथियाँ। बार्थोलिन ग्लैंड्स ये कितनी पाई जाती हैं? ये एक जोड़ी पाई जाती हैं, लेफ्ट और राइट दोनों जगह पर। योनि में यहाँ कहीं पर एक बार्थोलिन इस साइड में होता है और एक बार्थोलिन यहाँ इस साइड में होता है। मादा के योनि के अग्र सिरे पर दोनों ओर एक एक बार्थोलिन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और ये नर के किस ग्रंथि के समान समरूप होती हैं? तुम कह सकते हैं कि नर में पाए जाने वाले बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि के समरूप होती हैं, क्योंकि जो कार्य वहाँ पर बल्बो यूरेथ्रल का होता है वही कार्य यहाँ पर बार्थोलिन ग्रंथियों का होता है। एक तरल का स्राव करना जो इनके इस मार्ग को स्नेहन यानी लुब्रिकेट करे, स्मूथ बनाता है, चिकना बनाता है। बस बार्थोलिन ग्रंथि एक जोड़ी पाई जाती हैं जो योनि के अग्र सिरे पर लेबिया मेजोरा के भीतर स्थित होती हैं और यह नर के बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि के अनुरूप यानी एनालॉगस होती हैं। इनसे एक क्षारीय तरल का स्राव होता है जो मैथुन के समय इस योनि को स्नेहन यानी लुब्रिकेट बनाए रखता है। बस इतना पॉइंट आप लिखेंगे बार्थोलिन ग्रंथियों के बारे में कि बार्थोलिन ग्रंथियाँ नर के बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि के अनुरूप यानी एनालॉगस होती हैं और यह दो छोटी ग्रंथियाँ हैं जो योनि के अग्रभाग पर लेबियो मेजोरा के पीछे स्थित होती हैं और इनसे एक क्षारीय तरल का स्राव होता है जो मैथुन के समय मादा जनन मार्ग को चिकना बनाए रखती हैं। बस ये हो गया पूरी तरीके से मादा जनन तंत्र के बारे में संपूर्ण बातें। अब इसके बाद आता है किस प्रकार से युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है नर में, किस प्रकार से मादा में, यानी हम पढ़ेंगे निषेचन पूर्व घटना और फिर हम निषेचन पढ़ेंगे, फिर निषेचन पश्च घटना। बस आज का टॉपिक बस इतना ही और कुछ क्वेश्चन से इन टॉपिक से जिनके आंसर्स आपको देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अंडवाहिनी के कितने भाग होते हैं? दूसरा क्वेश्चन, झालर या फिम्बरी का कार्य बताइए। तीसरा क्वेश्चन, कि अंडाणु अचल होता है बावजूद इसके वह अंडाशय से निकलकर फैलोपियन नलिका के तुम्बिका और स्थमस तक पहुंचता है, कैसे? नेक्स्ट, पश्चमाभिकीय उपकला द्वारा आस्तरित मनुष्य में दो भागों के नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाणु और शुक्राणु का संलयन फैलोपियन नलिका के किस भाग में होता है? नेक्स्ट, अंडवाहिनी का कार्य बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय के कितने स्तर होते हैं? नेक्स्ट, मासिक चक्र के दौरान गर्भाशय के किस स्तर में चक्रीय परिवर्तन आता है? नेक्स्ट, प्रसव के दौरान गर्भाशय के किस स्तर में काफ़ी तेज संकुचन पैदा होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय को योनि से जोड़ने वाली ग्रीवा को क्या कहते हैं? नेक्स्ट, जन्मनाल यानी बर्थ कैनाल का निर्माण किन से होता है? नेक्स्ट, स्तन ग्रंथियों को दुग्ध स्राव को प्रेरित करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? नेक्स्ट, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्तन ग्रंथियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? नेक्स्ट, मादा जनन अंग में वो ग्रंथि जो नर के बल्बो यूरेथ्रल के समान होती है।
इसका नाम बताइए। बस इतने क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स आपको देने हैं। बाकी टॉपिक के लिए आप जुड़े रहें बायोलॉजी न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।